गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको जूल का नियम बताया था, जूल्स लॉ। उसका एक्सपेरिमेंट भी हम देख चुके हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने 2 बल्ब लिए थे, जिसमें से ए जो बल्ब था उसमें गैस भरी हुई थी, जबकि जो बल्ब बी था उसमें वो खाली था, उसमें कोई गैस नहीं थी। ठीक है, एकदम एम्प्टी था। कुछ समय बाद जब हमने स्टॉप कॉर्क को खोला तो गैस प्रसारित होना शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो तो एक्सपेरिमेंट। और कुछ समय बाद दोनों ही जो हमारे बल्ब थे उसमें इवनली गैस स्प्रेड हो चुकी थी, इवनली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो उसके बाद टेम्परेचर जब हमने नोट किया था तो दोनों टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो हमने ये देखा था कि जैसे गैस का प्रसार हो रहा है वहाँ पर जो ताप है उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं आया। तो जो जूल का नियम है वो क्या कहता है? देखिए, जूल का नियम स्थिर ताप पर किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। ये हमने अंत में उसको परिभाषित किया था। इसका मतलब ये है कि जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है वह केवल ताप का फलन होती है। जूल नियम क्या कहता है? जूल नियम ये कहता है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन है, ताप का फलन है। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में लिखना चाहूँ इस नियम को, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि जो आंतरिक ऊर्जा है वह फलन है ताप का। ठीक है, तो इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ बताई कि स्थिर ताप पर जो आंतरिक ऊर्जा है वह आयतन पर निर्भर नहीं करती है। स्थिर ताप है, आयतन पर आंतरिक ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, तभी इसका मान जो आता है वो 0 आया था। जूल नियम में हमने ये चीज़ पढ़ ली थी। तो ये बात हो रही है आदर्श गैस की। आदर्श गैस के लिए ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आती है, जबकि जो वास्तविक गैस होती हैं, रियल गैस, उसके लिए ये वाला जो मान है वो 0 के बराबर नहीं आता है। तो ये वाला जो मान है जब 0 के बराबर नहीं आता है तो उसको ज्ञात किस तरह से हम कर सकते हैं? इसे हम ज्ञात कर सकते हैं जूल कॉफिशिएंट से, जूल गुणांक से। तो पिछली क्लास में हमने यहाँ तक तो ये चीज़ समझ ली थी कि जो वास्तविक गैस है उसके लिए कभी भी ये वाला जो मान है वह 0 के बराबर नहीं आता है। इसे ज्ञात किया जा सकता है जूल गुणांक के द्वारा। तो देखिए जूल गुणांक होता क्या है। जूल गुणांक, या मैं कह सकती हूँ जूल कॉफिशिएंट। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में देखिए जूल कॉफिशिएंट को की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जो मान था, जैसे कि मैंने ये बताया, del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T, ये वाला जो मान है ये आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए 0 होता है, जबकि
वास्तविक गैस के लिए जो मान है गैस के लिए यह मान 0 नहीं होता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है आदर्श गैस के लिए तो 0 आती है, जबकि वास्तविक गैस के लिए ये मान 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं है। तो इसे हम ज्ञात करते हैं, इसे जूल गुणांक के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए जूल जो गुणांक मैं आपको बता रही हूँ, जूल गुणांक है क्या। सबसे पहले देखिए जो जूल गुणांक है उसे म्यू जे से हम प्रदर्शित करते हैं। जूल गुणांक को म्यू जे से, अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहो तो ये इसको लिख लें, म्यू जे से इसको प्रदर्शित करते हैं। म्यू जे से प्रदर्शित करते हैं। स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ साथ आयतन के स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर के साथ ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जूल गुणांक। जूल गुणांक कहलाती है, ठीक है। साथ की जगह सिर्फ साथ ही लिखे हैं, ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा। आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल गुणांक कहलाती है। अर्थात ये जो वैल्यू है वो बराबर होती है म्यू जे के। तो इसे नोट डाउन करें।
माना आंतरिक ऊर्जा फलन है आयतन और ताप का। तो इसका हम यथार्थ अवकलज निकालेंगे। यथार्थ अवकलज कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा DE ठीक है, ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने जूल का नियम पढ़ा था वहाँ पर आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो है वो हमारा 0 आया था। क्यों 0 आया था? क्योंकि हमें पता है W और Q दोनों का मान अगर 0 आ रहा है तो आंतरिक ऊर्जा भी अपने आप 0 हो जाएगी। ठीक है, शून्य आया है। तो ये वाली जो वैल्यू है जूल नियम से के अनुसार DE बराबर है 0 के। तो ये वाली जो वैल्यू है उसे नीचे लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आ गया। अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमें भाग देना है dV का हम भाग देंगे। और यहाँ स्थिति है कि आंतरिक ऊर्जा जो है वह स्थिर है। स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर dV का भाग समीकरण में देने पर ठीक है, dV का मान देना है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू है वो कट जाएगा, यहाँ पर dV आएगा। तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? dV से dV कट गया, प्लस आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन ताप के सापेक्ष जब आयतन स्थिर है और बाहर आ गया ये आंतरिक ऊर्जा स्थिर है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसको आप यहाँ तक नोट करें। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो टर्म है वो तो कट चुकी है, वैल्यू ये बची हुई है और ये वाली वैल्यू बची हुई है। ठीक है, इस वाली वैल्यू में देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पद है वो आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CV। जबकि ये वाला जो पद है वो कहलाता है म्यू J, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी अभी टॉपिक को, तो इसे रब करें। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी वाली इक्वेशन से हमको आगे देखना है। तो इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से मिटा रही हूँ और नीचे वाली लाइन अभी छोड़ रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरह की। तो देखिए, इस वाले पोर्शन में ही हमारे पास क्या बच रहा है रिमेनिंग?
ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वल थी किसके, ज़ीरो के, ज़ीरो के बराबर थी। तो अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो सेकंड जो हमारा पद है उसमें जो पहला भाग दे रखा है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है CV के। जबकि जो दूसरा जो पद है उसका दूसरा भाग, कौन सा भाग, ये वाला, ये बराबर मैंने यही बताया कि होता है म्यू J के। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो उपरोक्त समीकरण में हमें रखनी है। तो इस वाले समीकरण को मैंने नंबर दे दिया 1। समीकरण 1 में मान रखने पर तो ये वाला जो समीकरण है इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सबसे पहले आ जाएगा CV और साथ में आ जाएगा म्यू J बराबर है 0 के। अब ये वाली जो वैल्यू है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ माइनस का साइन आ गया और ये हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो समीकरण है समीकरण 2, इस समीकरण से हम वास्तविक गैस के लिए ये वाली जो वैल्यू है जो कि आदर्श गैस में 0 के बराबर आती थी उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 के द्वारा del E अपॉन del V एट कांस्टेंट T का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक हमारा जूल कोएफिशिएंट का। इसे सबसे पहले तो नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव, इसे शीतलन का प्रभाव भी कहा जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जो इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसे शीतलन का प्रभाव भी कहा जाता है। देखिए, अगर किसी रुद्रोष्म प्रक्रम में
अगर किसी रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाए या विस्तृत होने दिया जाए तो जो गैस है उसके ताप में कमी आती है। दोबारा से बताती हूँ, यदि किसी रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित होने दिया जाए, विस्तृत होने दिया जाए तो गैस के ताप में कमी आती है। इसे जूल थॉम्सन का प्रभाव या फिर शीतलन प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए, ताप में कमी क्यों आती है? ताप में कमी का कारण है कि हम जानते हैं गैस के अणुओं के मध्य दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल होता है। जब गैस के अणु प्रसारित होते हैं, विस्तृत होते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो जो अणुओं के मध्य बंध बने होते हैं, कमज़ोर जो दुर्बल मैंने बताया, वंडरवाल आकर्षण बल जो होता है, उसे तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा का व्यय होता है, ऊर्जा खर्च हो रही है, तो इस कारण से ताप में, गैस के ताप में कमी आती है। तो ये हो गया हमारा जूल थॉम्सन प्रभाव। तो देखिए इसको किस तरह से लिखा जाएगा। रुद्रोष्म प्रक्रम में, अच्छा मैंने आपको जब प्रक्रम करवाए थे तो उसमें रुद्रोष्म प्रक्रम भी आया था। आपको याद है रुद्रोष्म प्रक्रम कौन सा था? देखिए, रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान तंत्र और परिपार्श्विक के मध्य नहीं होता है। यहाँ पर जो क्यू परिवर्तन है, क्यू परिवर्तन 0 होता है। ठीक है, तो रुद्रोष्म प्रक्रम की बात की जाए, हमें ये चीज़ तो मेंशन नहीं करनी है कि रुद्रोष्म प्रक्रम में क्यू जो है वो 0 होता है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है जूल थॉम्सन प्रभाव। रुद्रोष्म प्रक्रम में जब गैस का प्रसार उच्च दाब से निम्न दाब पर होने दिया जाए तो गैस के ताप में कमी आती है। ठीक है, गैस के ताप में कमी आती है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव तथा शीतलन का प्रभाव, ब्रैकेट में लिखिए कूलिंग इफेक्ट, कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा जूल थॉम्सन प्रभाव। जब रुद्रोष्म प्रक्रम में गैस का जो प्रसार है या विसरण है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने दिया जाता है तो गैस का जो दाब है उसमें कमी आती है। तो उसे नोट डाउन करें। अब यहाँ पर इसका मैं रीज़न भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि गैस के अणुओं के मध्य दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल होता है। इस दुर्बल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, यानी ये टूट क्यों रहा है? क्योंकि गैस का प्रसार उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हो रहा है, गैस के अणु दूर दूर जा रहे हैं, तो उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा का खर्चा होता है, कुछ ऊर्जा व्यय होती है, तो इस कारण से ताप में कमी आती है।
जब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब पर विस्तृत होने दिया जाता है तो गैस के अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे ताप में कमी आती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ नोट डाउन करें। सबसे पहले तो जूल थॉमसन का प्रभाव है, फिर कारण है ताप में कमी का, तो दोनों चीज़ को नोट करें। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो वंडरवाल आकर्षण बल है वह अधिक मात्रा में वास्तविक गैस में पाया जाता है, जबकि तो वहाँ पर जूल थॉमसन प्रभाव शून्य माना जाता है। तो अगर यहाँ जूल थॉमसन प्रभाव की बात हो रही है तो यहाँ वास्तविक गैस की बात की जा रही है, क्योंकि आदर्श गैस में जूल थॉमसन प्रभाव जो होता है वह शून्य होता है। क्यों? क्योंकि वंडरवाल आकर्षण बल वहाँ पर नगण्य होता है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लें। आदर्श गैस में बल नगण्य होता है, इसलिए
तो देखिए आज की क्लास में हमने दो टॉपिक देखे हैं। फर्स्ट टॉपिक में हमने जूल कॉफिशिएंट, जूल गुणांक को देखा। सेकंड जो टॉपिक है हमारा जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट या जूल थॉम्सन प्रभाव। इसमें हमने सबसे पहले तो इसकी परिभाषा को देख लिया, इसके प्रभाव के पीछे का कारण क्या है वो भी समझ लिया। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें डेरिवेशन बची हुई है, वापस से कॉफिशिएंट जो गुणांक है वो भी बच रहा है। तो ये टॉपिक अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस चलेगा। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।